Hello guys, welcome back with the another video of the chapter staffing. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने स्टाफिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेरा स्टाफिंग प्रोसेस। यानी कि जैसे हम लोगों ने पहले अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी स्टाफिंग होती क्या है, तो स्टाफिंग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे प्रोसेस समझना इजी हो जाए। तो स्टाफिंग का सिंपल जो इजी लैंग्वेज में मतलब होता है, इट इंक्लूड टू फाइंडिंग द राइट पर्सन having the right qualification at the right time for the right job is known as the staffing। यानी सही समय पे सही काम के लिए सही पर्सन को सही क्वालिफिकेशन के साथ अपॉइंट करना मेरा कहलाता है स्टाफिंग। अब लोगों को हायर करने के लिए या लोगों को सेलेक्ट करने के लिए हमारे कुछ प्रोसीजर होते हैं या कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोसेस जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेते हैं कि बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अपने स्टाफिंग प्रोसेस में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है हमारी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है हमारी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे छोटे लेवल पे होती है, यानी कि जहां पे जो वर्किंग पर्संस होते हैं या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं वो हमारे लेस देन 100 होते हैं, मतलब 100 से कम लोग जहां पे काम कर रहे हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। जहां पे 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा प्रोसेस होता है स्टाफिंग का वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास अलग से कोई ह्यूमन रिसोर्स के लिए और डिपार्टमेंट नहीं होता है। यानी जो मेरी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक छोटी सी कोई परचून की शॉप है या एक जनरल स्टोर है या मेडिकल स्टोर है, तो वहां पे अगर आपको लोगों को अपॉइंट करना है तो क्या करेंगे, जो दुकान का मालिक होगा वो नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जॉब कहीं की है, नहीं की है, क्या करते थे, क्वालिफिकेशन क्या है, ये जनरल से क्वेश्चन पूछ के उसको अपॉइंट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हम ह्यूमंस का एक इंटरव्यू या टेस्ट टाइप का ले पाए। लेकिन वहीं पे हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो बहुत बड़े स्केल पे होती है और वहां पे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। यानी अगर आप मार्केटिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपका इंटरव्यू लेगा, सेल्स के लिए कर रहे हैं तो जो आपका सेल्स हेड होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो जो आपका फैक्ट्री इंचार्ज या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा वो आपके इंटरव्यूज लेगा। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे स्टाफिंग प्रोसेस थोड़ा अलग होता है और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे स्टाफिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है जो हमारे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों में ही परफॉर्म किए जाते हैं, वो स्टेप्स मेरे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है मेरा स्टाफिंग प्रोसेस। इस स्टाफिंग प्रोसेस में मेरे 5 स्टेप्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो एक स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों ही परफॉर्म करते हैं। जिसमें मेरा पहला स्टेप आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सबसे पहला काम क्या करती हैं, वो ये चेक करती हैं कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, मतलब उनको कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए और कितने एक्सपीरियंस के साथ चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो ये चेक करती है या वो ये कंफर्म करती है कि उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 10, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसको चाहिए और किस क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए। वो मेरा पहला स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक, अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि हमने देखा भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें 5 लोग चाहिए। ठीक, तो अब ये जो मैन पावर है ये किस कैटेगरी में आती है, मतलब जो हमें लोग चाहिए वो किस काम के लिए चाहिए। तो इसके लिए भी हमने इसके अंदर 3 कैटेगरी डिवाइड करी है। पहला है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब हो गया कि हम ये चेक करते हैं कि अगर हम 5 लोग अपॉइंट कर रहे हैं तो एक पर्सन के ऊपर कितना वर्कलोड आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने 5 अपॉइंट किए हैं तो उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड आ जाए कि वो काम ही ना कर पाए, तो हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ाने चाहिए। या कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम 5 कैंडिडेट अपॉइंट कर रहे हैं तो वो 5 इतने ज्यादा फ्री हो जाएंगे कि उनके पास वर्कलोड ही नहीं होगा, तो फिर हमें कैंडिडेट कम करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट जब हम लोग मैन पावर रिक्वायरमेंट चेक कर रहे होंगे तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक पर्सन के ऊपर बर्डन कितना आ रहा है या एक पर्सन के ऊपर वर्कलोड क्या रहेगा। दूसरा वर्कफोर्स एनालिसिस, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग कितने हैं,
और क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमें एक नया मेंबर चाहिए या हम उन्हीं मेंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 प्रोडक्ट डेली बनाने होते हैं, ठीक, बट सडन क्या हुआ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन ज्यादा, मतलब आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए या डिमांड बढ़ गई है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना है आपको, ठीक। अब आपने क्या सोचा कि या तो मैं एक नया लेबर हायर करूं जिससे मैं रोज 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा लूं, या फिर मैं हर लेबर को एक एक प्रोडक्ट बनाने को दे दूं। तो अगर हर प्रोडक्ट को मैं एक एक प्रोडक्ट देता हूं तो जो पहले 10 बना रहा था अब वो 11 बना देगा। तो ऐसा कोई इसके ऊपर बर्डन आएगा नहीं, क्योंकि 10 से 11 जाना है तो ऐसा कोई सरदर्द होगा नहीं। लेकिन अगर मैं नया पर्सन अपॉइंट करता हूं तो वो अलग 10 बनाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोडक्शन तो मेरा वही आएगा 110, बट उस एक अलग लेबर को मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, उसको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको अलग से डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें मुझे उसको सिखानी पड़ेगी। तो क्या मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, एग्जिस्टिंग लेबर्स में काम बांट देना या फिर एक नया लेबर अपॉइंट करना। तो वो चीजें मेरी आती हैं वर्कफोर्स एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस में, या फिर कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट, या फिर दोनों को कंपेयर करने कि मेरे जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं उन पे वर्कलोड ज्यादा है या मेरे पास जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं वो वर्कफोर्स ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। वर्कफोर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो फिर जाहिर सी बात है वर्कर्स फ्री होगा, अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होगा। तो ये दोनों कंडीशंस आपको एनालाइज करनी पड़ती है किसी भी रिक्रूटमेंट के पहले या किसी भी सिलेक्शन के पहले कि आपको कितने वर्कर्स चाहिए और जो एग्जिस्टिंग वर्कर है उनमें वर्कलोड ज्यादा है या फिर वर्कलोड। तो पहला काम आपने क्या किया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड स्टेप मेरा आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है यहाँ पे टू इन्फ्लुएंस द पर्सन टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन, यानी कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो आपकी जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करें। जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, वहां पे एक मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट आई स्कूल में, मतलब स्कूल वालों ने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि इस पर्टिकुलर स्कूल में मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या उस एक पोस्ट के लिए एक ही लोग जाएंगे? नहीं, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो जब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो मेरे पास ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल होंगे। फिर उन ऑप्शंस में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगेगा या जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट मुझे लगेगा वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो रिक्रूटमेंट का यहाँ पे मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस द पर्सन टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन एंड सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि जो मेरे कैंडिडेट सारे आए हैं उन सारे कैंडिडेट्स में जो मेरे लिए बेस्ट है उस कैंडिडेट को हमें वहां पे देखना होगा। सेकेंड मेरा आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन जो मेरा प्रोसेस होता है वो रिक्रूटमेंट के बाद आता है। रिक्रूटमेंट के बाद का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। रिक्रूटमेंट में लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, सिलेक्शन में हम उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले हम रिक्रूटमेंट कराते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हमारे यहाँ जॉब खाली है, हमारे यहाँ अप्लाई करिए, फिर उनमें से जो बेस्ट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अप्लाई करें, और सिलेक्शन में जो उनमें सबसे बेस्ट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो पहला क्या किया, हमने मैन पावर देखी कि हमें कितने लोग चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने रिज्यूम्स मंगा लिए या एप्लीकेशंस मंगवा ली, फिर जो सबसे उसमें बेस्ट था हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब जब हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है देन फिर हम क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, हम उस कैंडिडेट को उसकी जो पोजीशन है, जॉब पोजीशन है या जो जॉब रोल है, फिर हम उसको वो बताएंगे। जैसे हमने मैथ्स टीचर अपॉइंट किया, तो मैथ्स टीचर जो अपॉइंट किया वो किस क्लास के लिए था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट्थ या 9 टू 12, कौन से ग्रुप के लिए वो टीचर हमने अपॉइंट किया हुआ है या सेलेक्ट किया हुआ है। तो देन सिलेक्शन के बाद हम उसको ये बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ इस जॉब के लिए पोजीशन खाली थी और आप हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं और मैं आपको ये जॉब पोजीशन देता हूँ। तो सेकंड मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के मतलब हो गया कि जब हम उसको बता देंगे कि उसका क्या टास्क है, फिर हम उस न्यू कैंडिडेट को, जो मेरे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है या जो मेरा स्टाफ है, उस स्टाफ के साथ उसकी मीटिंग कराएंगे, यानी उसको इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसको मिलवाएंगे कि हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है, ये पर्सन ये काम करते हैं, और मेरे एग्जिस्टिंग स्टाफ को न्यू कैंडिडेट से मिलवाएंगे कि ये हमारे नए मैथ्स टीचर है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले हमने मैन पावर सेलेक्ट करी, मैन पावर चेक करी,
मैन पावर के बाद हमने एप्लीकेशंस मंगवाई यानी रिक्रूटमेंट, फिर उन एप्लीकेशन में से बेस्ट सेलेक्ट करी यानी कि सिलेक्शन, सेलेक्ट करने के बाद हमने उस वर्कर को या एम्प्लॉय को उसकी जॉब रोल या जॉब पोजीशन बताई यानी कि प्लेसमेंट, प्लेसमेंट बताने के बाद हमने उसको अपने जो भी स्टाफ है उनमें ओरिएंट कराया यानी इंट्रोडक्शन कराया ताकि वो घुल मिल के आराम से फैमिलियर होकर काम कर सके। तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बाद आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हमारा कोई नया कैंडिडेट आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसको ऑर्गेनाइजेशन की कोई नॉलेज नहीं होती है, देन हम उसको क्या करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, काम के बारे में, वर्किंग स्टाइल के बारे में, वर्किंग पैटर्न्स के बारे में, वर्किंग मेथड्स के बारे में उसको गाइड करते हैं। तो जब आप लोगों को कुछ नया सिखाते हैं, कुछ नई चीज उनको सिखाते हैं तो वो कहलाती है ट्रेनिंग, और जब आप लोगों की एग्जिस्टिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं तो वो कहलाता है डेवलपमेंट। जैसे जब हम लोग किसी भी बच्चे का नया नया एडमिशन कराते हैं तो उसको लिखना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो वो जो हम उसको लिखना सिखा रहे हैं, अल्फाबेट ABCD लिखना सिखा रहे हैं, वो हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि वो काम उसको बिल्कुल नहीं आता है, ये काम उसके लिए एकदम नया है, तो ये मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपके 6th में भी होते हैं, जैसे आपकी मैथ्स में ही प्रॉफिट एंड लॉस 5th में भी होता है, 6th में भी होता है, 7 में भी होता है, 8th में भी होता है, हर क्लास में होता है, लेकिन उसके जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होती जाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है, हम उसी चीज में कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि अगर आप कुछ नई टेक्निक सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं तो ट्रेनिंग कहलाएगी, और अगर आप उस चीज में को जानते हैं और सिर्फ अपने आप को एक तरह से और ज्यादा उसमें फाइन कर रहे हैं, और ज्यादा उसमें परफेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा उसमें स्पेशलाइजेशन लेके आ रहे हैं, तो वो मेरा कहलाएगा डेवलपमेंट। तो मेरे स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, मेरे स्टाफिंग के बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टीमेटिक मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, चौथा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, 5th हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये मेरे 5 होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस जो मेरी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही परफॉर्म किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी तो बेस्ट है क्योंकि यहाँ के लिए सब हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, बट हमारी जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें तो सारा काम एक ही इंसान करता है ना, क्योंकि उसमें तो इतने ज्यादा डिपार्टमेंट होते नहीं है, इतने ज्यादा लोग होते नहीं है। तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मेरा एक ही पर्सन को सब कुछ करना होता है। तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में मेरे स्टेप्स थोड़े से और बढ़ जाते हैं, यानी कि जो हमारे 5 हैं उनमें 3 स्टेप्स और जुड़ जाते हैं जो कि मेरे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे एफिशिएंट बनाना है, कैसे इफेक्टिव बनाना है, ये काम भी एक मैनेजर का ही होता है। यानी कि जिस पर्सन ने आपको अपॉइंट किया है, जैसे मेडिकल स्टोर वाले में अगर किसी उसके जो ओनर है उसी ने अपॉइंट किया है, तो वो आपको ये भी बताएगा कि कहाँ पे कौन सी मेडिसिन रखी है, कैसे कस्टमर्स के साथ डील करना है, कैसे आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे आपको कस्टमर को किसी और मेडिसिन के लिए कन्विंस करना है। ये सारी चीजें आपका मैनेजर ही आपको सिखाए, क्योंकि अलग से तो कोई पर्सन है नहीं वहां पे बताने के लिए। तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेप और ऐड हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जो मेरे एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का काम। ठीक। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब हो गया जो भी एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए। कोई भी वर्कर जो होता है, कोई भी एम्प्लॉय, वर्कर या लेबर, कोई भी होता है, वो अपनी सर्विसेज जो देता क्यों देता है? पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में वही इंसान जिसने आपको अपॉइंट किया था वही आपको पैसे भी देगा। अगर उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने आपको अपॉइंट किया है तो वही आपको पैसे देगा। लेकिन जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब क्या रतन टाटा खुद आएंगे अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने, या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी खुद आएंगे अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने? नहीं। उसके लिए उन्होंने अलग एक अकाउंट डिपार्टमेंट बना रखा हुआ, वो अकाउंट डिपार्टमेंट सबकी सैलरी बनाता है और सबको सैलरी मिल जाती है, होता है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी कि सैलरी, वेजेस। कंपनसेशन को हम लोग सैलरी या वेजेस भी कह सकते हैं। इस कंपनसेशन के 2 मेथड होते हैं, यानी 2 तरीके से हम अपने सैलरी को, वेजेस को या कंपनसेशन को डिवाइड करते हैं। पहला आता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब क्या हो गया? जितने घंटे आपने काम किया है, जितने वर्किंग आवर्स आपके हुए हैं, उन वर्किंग आवर्स के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। जैसे 1 घंटे की आपकी जो, अगर आप 1 घंटे काम करते हो तो आपको 100 रुपए मिलते हैं। तो अगर आपने दिन में 10 घंटे काम कर लिया तो आपके 1000 रुपए हो गए।
100 into 10, 1000 रुपए आपके दिन के हो गए। तो एक होता है आपका टाइम बेस्ड पीरियड और दूसरा आपका होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस का मतलब जितना ज्यादा काम करोगे, जितने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करोगे उतना पैसा। एक गुड्स के 5 रुपए, अब अगर आपने 10 किए 50 हो गए, 100 किए तो 500 हो गए, 1000 किए तो 5000 हो गए। तो कंपनसेशन के दो तरीके होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग या फिर परफॉर्मेंस या फिर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे उतनी ज्यादा सैलरी, या जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा सैलरी। थर्ड मेरा आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लान, यानी कि जो आपका वो पर्सन है जिसने आपको अपॉइंट किया है वही आपको बताएगा कि आपके लिए और प्रमोशन के चांसेस क्या है, कैसे हम आपको प्रमोट करेंगे, आप क्या काम ऐसा करो जिससे आपकी प्रमोशन हो जाएगी या आपका करियर और ज्यादा इनहैंस हो जाएगा। तो ये जो मोटिवेशनल स्किल्स होती हैं, जो मोटिवेशन होता है, मोरल बूस्टअप करना होता है, ये काम भी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में ओनर को ही परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि ओनर में स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज उसी को परफॉर्म करनी पड़ती है। बट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट के हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पे हमारे स्टाफिंग के लिए सिर्फ 5 प्रोसेस ही होते हैं। बेसिकली आपसे जो चैप्टर में पूछे जाएंगे वो सिर्फ ये 5 ही पूछे जाएंगे, ये 3 आपसे एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाएंगे। तो कहीं पे भी अगर आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द स्टाफिंग प्रोसेस, तो आपको सिर्फ ये 5 प्रोसेस ही एक्सप्लेन करके देगा। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है या कुछ भी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू।